और आइए शुरू करते हैं हमारी बजट पर स्पेशल सीरीज बजट से उम्मीदों की। तो बजट जारी होने में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में देश की आधी आबादी भी बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठी है। बीते एक साल में महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्रेशर जरूर आया है फैमिलीज पर, और स्वाभाविक रूप से फैमिली को चलाने वाली जो महिलाएं हैं उन पर एक बड़ा प्रेशर आया है। और इस बढ़ती महंगाई से महिलाओं के लिए किचन से लेकर कारोबार संभालने तक का काम अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज महिलाएं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ किचन तक ही सीमित हैं, किचन से लेकर कारोबार तक हमारे देश की महिलाएं बड़ी बखूबी संभाल रही हैं। कई चुनौतियां उनके सामने हैं, कई चुनौतियों से पार भी वो पा रही हैं, लेकिन बजट से कुछ स्पेशल उम्मीदें उनकी भी होंगी। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला होने के नाते कई बार कह चुकी हैं कि वो महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझती हैं। खासतौर से इस बार रूप से उनसे उम्मीदों का बढ़ना लाजमी है। ये उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि पिछले बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान नहीं किए गए थे। महिलाओं को सपोर्ट करने वाले बैंकों को इंसेंटिव मिले, ये महिलाओं की सबसे बड़ी डिमांड रही। उन्हें बराबरी का मौका मिले, ये डिमांड बड़ी पुरानी रही है। सबसे बड़ी शिकायत ये रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के उत्पाद जो हैं वो महंगे हो गए हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट्स की जो महंगाई है, जो महिलाएं ज्यादा कंज्यूम करती हैं, उनकी जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर चिंता होना भी स्वाभाविक है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, उनके पर्सनल केयर से लेकर उनकी स्किन केयर से लेकर उनके सैनिटरी नैपकिन से लेकर कई रोजमर्रा के उत्पादों के दाम कम करने के इंतजाम किए जाने की बात लगातार की जाती रही है। दूसरी तरफ कारोबार की अगर हम बात करें तो कारोबार में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, लीडरशिप में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर फोकस करने की मांग लगातार उठाई जाती रही है। दरअसल आरबीआई के एक सर्वे के मुताबिक देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% के आसपास है, लेकिन जब हम बात करते हैं कारोबार की तो सिर्फ 14% ऐसे एसएमईज हैं या एमएसएमईज हैं जिनकी मालिक महिलाएं हैं, जिनमें लीडरशिप जो है महिलाओं के पास है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये जो प्रतिशत है ये थोड़ा कम है। वहीं देश में स्टार्टअप्स भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखें तो 5.9% यानी कि लगभग 6% स्टार्टअप्स महिलाओं के कंट्रोल में है, महिलाओं के हाथों में। ये तादाद काफी कम नजर आती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में महिलाएं नहीं है, बहुत हैं। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने से लेकर उनके आइडिया के पीछे महिलाएं बहुत है, लेकिन लीडरशिप रोल में आना महिलाओं का अभी बाकी है। ऐसे में महिला कारोबारियों के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाए जाने की डिमांड भी है। जेंडर बजट को भी बढ़ाए जाने की डिमांड की जा रही है। अभी तक ये बजट जीडीपी का 1% के आसपास रहा है। सरकार को महिला कारोबारियों को सपोर्ट करने वाले बैंक और एनबीएफसीज को इंसेंटिव देना चाहिए। वहीं टैक्स और कर्ज के मोर्चे पर देखें तो महिलाएं टैक्स के मोर्चे पर राहत चाहती हैं। इसके अलावा महिलाओं की डिमांड ये भी है कि उन्हें कम ब्याज दरों पर कर्ज और लोन मिले। इसके अलावा जो महिलाएं हाउस मेकर हैं वो रसोई गैस की कीमतों में राहत की उम्मीद कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से जिनका डे इन और डे आउट अगर आप कहें तो रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा हुआ है, तो वो रोजमर्रा की चीजों में महंगाई में थोड़ा सा राहत की डिमांड भी कर रही है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। और इसमें सिर्फ जेंडर की बात नहीं है, पेट्रोल डीजल की महंगाई हर किसी को कम करने की हर किसी की डिमांड है। महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे देश में बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि वुमेन सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय अभी भी है। एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा खालीपन है उस दिशा में। तो ऐसे में महिला सुरक्षा के मोर्चे पर बजटरी एलोकेशंस बढ़ाए जाएं, इस पर भी फोकस है। ऐसे में इसके लिए महिला पुलिस की व्यवस्था को आप मजबूत बनाएं, एक इकोसिस्टम बनाने में करें, लोगों को सेंसिटाइज करने में। तो कुल मिला के बजटरी एलोकेशन से बहुत सारी उम्मीदें, खासतौर से महिला जो है हमारे देश की, वो एक बजट में कुछ स्पेशल चाहती हैं इस बार। लेकिन क्या उनकी डिमांड पूरी होगी? चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वर्ल्ड वुमेन ग्लोबल काउंसिल की चेयरपर्सन और सीएसआर इंडिया की डायरेक्टर रंजना कुमारी हमारे साथ हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ द स्किन स्टोरी की फाउंडर रवीना जैन भी हमारे साथ हैं स्टूडियोज में। रवीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं रंजना जी के पास आऊँ, मैं पहले रवीना आपके पास आना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा आपकी जो स्टोरी रही है। आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और एक बहुत अच्छा स्टार्टअप आपने रेडी किया है, वुमेन सेंट्रिक है।
स्वाभाविक रूप से मेन सेंट्रिक भी एक स्टार्टअप है आपका, लेकिन द स्किन स्टोरी की जो आपने परिकल्पना रखी और इसको एक मुकाम तक लेकर आ पाई, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा एक महिला एंटरप्रेन्योर के लिए कितना मुश्किल है खुद को साबित करना, खुद का बिजनेस जमाना और फिर लोगों तक अपने सोच को, उत्पाद से पहले आप अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाती हैं, तो वो जर्नी किस रूप में आप देखती हैं? मेरा जो ब्रांड द स्किन स्टोरी है उसमें भी हमें बहुत हर्डल्स मिले थे, बहुत सारे हर्डल्स। मतलब मैं कितने सारे रिटेल स्टोर्स में गई हूँ, कितने सारे सुपरमार्केट्स में गई हूँ जहाँ पे मुझे बोला गया अपने ओनर को लेके आइए। अभी तक वो एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है लोगों के माइंड्स में कि यार वुमेन भी एंटरप्रेन्योर बन सकती है, वुमेन भी सीईओ बन सकती है। आज मेरे खुद के स्टार्टअप में मैंने 75% वुमेन को एम्प्लॉय किया है। तो ये मेरा मतलब रहता है कि वुमेन को और एम्पावर किया जाए, वुमेन को और सहानुभूति दी जाए, आगे से फैमिली से मिले, सब जगह से मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हर्डल्स हर एक वुमेन को हुआ है जो जिसने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की है एंटरप्रेन्योर में। एंड उसको छोड़ के भी, मतलब जो रिटेलर्स हैं उनको भी छोड़ के भी मुझे और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई है कि जहाँ पे लोग बोले हैं कि नहीं नहीं एक लड़की से तो नहीं हो पाएगा। बट ऑफ कोर्स सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। बस यही चाहते हैं कि और हम जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ सके, हमें और डायरेक्शंस मिले, हमें और सपोर्ट मिले। एब्सोल्युटली। अब बजट आने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बीइंग अ वुमन, हर बार उनसे कुछ स्पेशल उम्मीदें रहती हैं और जब वो वुमेन का जिक्र करती हैं तो सारी दुनिया, देश में जो है उनके ऊपर नजरें भी रहती हैं कि अब क्या निर्मला सीतारमन करेंगी। तो आप लोगों की कुछ खास डिमांड है बीइंग एंटरप्रेन्योर, कारोबारी लिहाज से पर्सनल भी आपका कुछ नजरिया होगा कि ये किस तरह का आप उम्मीद कर रही हैं निर्मला सीतारमन से? मतलब हमारे लिए कुछ अलग स्कीम्स बना दिया जाए, हमारे लिए कुछ अलग पॉलिसीज बना दी जाए जहाँ पे हमें शायद इंसेंटिवाइज कर दिया जाए ज्यादा। तो फिर क्या होगा ना, बहुत सारे और लोग जिनकी चाहत है कि यार वो आज कुछ एक स्टार्टअप बनाए, उनके मन में एक एटलीस्ट सपोर्ट रहे कि यार ठीक है गवर्नमेंट है हमारे साथ, पॉलिसीज हैं, हम कर लेंगे। देखिए फैमिली का सपोर्ट तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो तो हम ले ही लेते हैं, बट जो आगे का सपोर्ट हमें चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉलिसीज में चेंजेस हो जाए, रिफॉर्म्स आ जाए जहाँ पे हमें कुछ बेनिफिट मिले, जहाँ पे उनके लिए भी डिफिकल्टी ना हो टैक्स समझने में, स्ट्रक्चर समझने में। तो वो अगर हो सके तो ऑब्वियसली हमें कोई रोक नहीं सकेगा। एब्सोल्युटली। देखिए एक बार बार ये बहस आती है कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेन का कैसा हो। उसमें हमने देखा मेरे ख्याल से 543 में सिर्फ 78 वुमेन हैं जो लोकसभा में हैं, मेरे ख्याल से 10-11 वुमेन मिनिस्टर्स भी हैं। हिस्टोरिक रूप से भी हम देखें, अगर ट्रैजेक्टरी देखें तो काफी आगे जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है। बट जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करती हैं, जब आप लीडरशिप रोल्स में देखने को मिलता है, हम अभी अच्छा कर रहे हैं लेकिन अभी हमें काफी कुछ अचीव करना बाकी है। आप क्योंकि ऑलरेडी उस पोजीशन पर हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है लीडरशिप रोल्स में या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक की रोल निभाने में? अब जैसे अगर मैं लीडरशिप पोजीशन का ही बात कर सकूंगी तो मैं अभी तक अगर जितने लोगों को भी एम्प्लॉय की हूँ, मैं हमेशा चाही हूँ कि ऑफ कोर्स उनका डायरेक्शन आगे बढ़े, वो भी खुद स्टार्टअप चालू कर सके, नो प्रॉब्लम इन दैट। द क्वेश्चन ओवर हियर इज सपोर्ट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उनको सपोर्ट देना, उनको समझाना कि यार नहीं डिफिकल्टी नहीं होगी, आप कर लोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप देख ही रहे हो, इतने सारे फाउंडर्स, इतने सारे वुमेन फाउंडर्स की ऑर्गेनाइजेशंस आईपीओ लेके आ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो सपोर्ट, वो लीडरशिप जो हम एज एन एंटरप्रेन्योर खुद अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं कोई बात नहीं, आज आपसे ये काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप कुछ और करिए। बट वो फुल ऑन सपोर्ट इज रिक्वायर्ड एंड वुमेन हो, मैन हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे कैसा है ना कि आप में कैपेबिलिटीज हैं, बस वो है कि आप खुद सोच नहीं पाते हो कि यार मैं कर सकूंगी कि नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आप एक पाथ उनके लिए बनाएं, आप खुद भी एम्प्लॉय करें, वुमेन को ज्यादा एम्प्लॉय किया जाए कि वो भी आगे आपका डायरेक्शन वो बहुत इजीली कर सकेंगे। वही है एब्सोल्युटली। यानी कि आप चाहती हैं कि चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, अपनी भूमिका निभाने के लिए महिलाएं तैयार हैं। बट एक अगर बजटरी पुश या गवर्नमेंट की ओर से कुछ ऐसे पुश मिल जाए तो फिर बात और बेहतर हो सकती है। रंजना कुमारी मैम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, CSR इंडिया की डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड वुमेन ग्लोबल काउंसिल की चेयरपर्सन है। रंजना मैम एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपकी कुछ उम्मीदें मैम, इस बार बजट में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं निर्मला जी से?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा महिलाओं से कंसल्टेशन होती रही है, पर इस बार नहीं हुई है और पिछले कुछ बार से नहीं हो रही है। तो उसमें हम लोग की बात हम लोग लिखित रूप से वहाँ पर भेजते हैं। दुनिया में जब हिंदुस्तान का असेसमेंट होता है, तब कई ऐसे पैमाने हैं जिन पर कि हम खरे नहीं उतर रहे हैं और जिनकी वजह से हमारा जो रेटिंग है वो 135, 36 और 145 तक नीचे तक जाता है। तो इससे फिर हम लोग को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी नाराज़गी ज़ाहिर की गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट इस बार आई थी। तो 4 चीज़ों पर अगर इन्वेस्टमेंट ढंग से प्लान किया जाए, सबसे पहले तो जितने महिला विभाग का जो बजट है उसको ही काफ़ी समय से वो काफ़ी थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ होती है और उसमें भी जो बच्चों की के लिए जो खाना देने वाली दोपहर की स्कीम है और इस तरह की स्कीम है, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है। लेकिन जो महिलाओं से जुड़ी हुई स्कीम है, जैसे स्किल की बात है, बहुत सारी महिलाएं आजकल स्किल प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है, जिसकी वजह से फिर वो डिस्करेज हो जाती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक फंड बनाया जाना चाहिए कि अगर वो उनको, अभी मैं सुन रही थी इसके पहले भी जो डिस्कशन में, कि उनको कुछ न कुछ एक स्टार्टअप सपोर्ट मिलने की जरूरत है, क्योंकि इतनी हिम्मत करके सीख के जब आती हैं और लोन के रूप में देना चाहिए आसानी से, तो उसका एक बजट के लिए एक साधन देना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है वो ये कि शिक्षा के बजट के बारे में 1995 के बीजिंग की कॉन्फ्रेंस के जमाने में, उस जमाने में माधवराव सिंधिया उसके विमेन एंड चाइल्ड के मिनिस्टर हुआ करते थे, ह्यूमन रिसोर्स के, तो उन्होंने वहां जाके वायदा किया था कि हम 6% बजट शिक्षा में खर्च करेंगे। अब शिक्षा का भी जो एक ऐसा पैमाना है जिस पर कि भारत खरा नहीं उतरता है, क्योंकि हमारी बच्चियां सब स्कूलों में आज भी नहीं है शिक्षा के मूल मौलिक अधिकार के बावजूद। और दूसरा ये कि जो आगे ऊपर शिक्षा है, प्राइमरी के बाद की जो शिक्षा है, उसमें भी रिटेंशन बहुत ज्यादा अभी भी ठीक नहीं है, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपने देखा स्कूल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 39.7% स्कूल्स में पीने का सुरक्षित पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। तो मुझे लगता है एक स्पेशल एफर्ट करके ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि सारे स्कूल्स में, और ये मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रही हूँ, नहीं, आपने अच्छा किया मैम, आप ये डेटा का रेफरेंस यहाँ पे लेकर आई। असर की रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है उसमें लेकिन कुछ एनकरेजिंग डेटा आए हैं उसमें, जो स्कूल से बाहर रहने वाली बच्चियां हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ा है। ऐसे स्कूल जहां पर वुमेन सेंट्रिक टॉयलेट्स और इन सब की कमी थी, उनमें भी अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उनमें अब बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे शनय ही सही। ये बात आपकी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। हाँ, कि निश्चित तौर पर हमें गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है देखने का एक नजरिया है, हमें भरा हुआ गिलास देखना चाहिए और उससे हम लोग खुश हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो विकास हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए और जितनी जल्दी इन चीजों को हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई बहुत बड़ी जरूरत है। स्टेट्स का एजुकेशन बाय एंड लार्ज स्टेट के उसमें भी आता है, दायरे में आता है, तो स्टेट्स को भी अगर हम एक सेंट्रल स्कीम से फंड दे दें और फिर उनको कहें कि हम 20% हम सेंट्रल स्कीम से दे रहे हैं, 80% आप जोड़ो, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि हर स्कूल में शौचालय होगा, हर स्कूल में पीने का पानी होगा। फिर बच्चियों का रिटेंशन, देखिए लड़कियों की जो जरूरत है वो अलग तरह की होती है, मेंस्ट्रुएशन के समय उनको पानी चाहिए, उनको प्रॉपर क्लीन टॉयलेट चाहिए होता है, तो इन चीजों की जरूरत, इसकी वजह से फिर वो क्या होता है, उस एज ग्रुप में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट होता है। बढ़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है, क्योंकि कोविड के टाइम में तो तमाम बच्चियां स्कूल के बाहर थी। हम लोगों ने भी हरियाणा में एक बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया कि बच्चियों को वापस स्कूल में लाया जाए, और कितनी प्रिंसिपल्स ने टीचर्स को घर भेज के बच्चियों को वापस स्कूल में बुलाया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और अच्छा हुआ है। लेकिन साथ साथ में अगर हम इस तरह का एक शिक्षा का बजट निश्चित तौर पर इस बार हम लोग देखना चाहेंगे 6% हो। और स्वास्थ्य का तो ऐसा बजट है जिसपे हम भी कहते रहे कि आप एलोकेशंस लगातार बढ़ाइए। स्वास्थ्य पे भी हम जीडीपी का 1.5% कर रहे हैं, अब उसमें से कितना वो वुमेन के लिए जा रहा है वो एक चिंता का विषय अपने आप में होना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी सोच रही है, एलोकेशंस तो बढ़ना चाहिए ही। हम कब से कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य का बजट बढ़ाइए, शिक्षा का बजट बढ़ाइए। 1.5% 2% पे टिक कर आप क्या कर लेंगे? अगर आपको अमूलचूल परिवर्तन चाहिए तो इन दोनों सेक्टर में आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन रवीना, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगा। आपने बताया कि आप अपने स्टार्टअप में बहुत सारे वुमेन को आपने एम्पावर किया है, उनको 75% जो है आपका वर्कफोर्स है वो वुमेन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या है सोसाइटी में जो वुमेन के वर्कफोर्स का हिस्सा बनने को लेकर जो एक्सेप्टेंस है,
क्या वो बढ़ी है? जब वो महिलाएं आपके पास आती हैं कि हम काम करना चाहते हैं, तो क्या वो ये कहती हैं कि अब हमें छोड़ना है, अब हमें हमारी शादी होने वाली है तो अब हमें छोड़ना है, अब हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो अब हमें छोड़ना है, नाउ मेरे को परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा संभालनी है तो मेरे को छोड़ना है? तो जो ड्रॉप आउट, हम स्कूल्स के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन क्या वो ड्रॉप आउट हम नौकरियों में भी देखते हैं, हम स्टार्टअप्स में भी देखते हैं? तो आपकी जो समझ है एक वुमेन को लेकर एक कमर्शियल इकोसिस्टम में, एक वर्कफोर्स के इकोसिस्टम में, वो क्या है? ऑफ कोर्स हम लोग के भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है यार, मतलब हम जैसे लोग हैं, हम ऑब्वियसली फैमिली को प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा देते हैं। जिस तरीके से हमें सिखाया भी गया कि उसमें यही है कि हमें प्रायोरिटी देना है फैमिली को ओवर बिजनेस, ओवर अपना खुद का काम। तो कैसा होता है ना, ये थोड़ा कम हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मुझे ये भी रियलाइज हुआ है। पहले कैसा होता था, लोग जब प्रेग्नेंट हो जाते थे तब काम छोड़ देते, वापस ज्वाइन भी नहीं करते थे। अभी दिख रहा है कि दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू ज्वाइन बैक एंड दे वांट टू वर्क फॉर देमसेल्व्स। ऑफ कोर्स ये भी चेंज आया है। पहले लोग कमाने के लिए काम करते थे, राइट? अभी वो खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। Absolutely. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपने इम्पोर्टेंट बात बोली कि यानी कि बेबी होने के बाद अब सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है वो महिलाओं पर नहीं थोपी जा रही हैं। Correct. अब अगर वो वापस वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही है तो यानी कि उसकी जिम्मेदारी संभालने वाला कोई घर पर है। इक्वल ये एक चेंज है। एब्सोल्युटली इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को समझ में आ रहा है कि बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की की नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। Correct. तो वो एक समझ में आ रहा है। वेरी वेल। ये मैं आपको रेफरेंस इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि रंजना मैम, वुमेन डिसीजन मेकिंग हम अक्सर कॉर्पोरेट में तो बात करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड गवर्नेंस में जो वुमेन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है वुमेन एम्पावरमेंट का। बजट में कोई डायरेक्ट ऐसे एलोकेशंस होंगे हम ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक रिफ्लेक्शन जरूर मिलता है, एक दिशा जरूर मिलती है कि डिसीजन मेकिंग इन हाउस होल्ड गवर्नेंस। तो शायद हमें कहीं ना कहीं परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सोचना तो पड़ेगा कि हम वुमेन को किस लेवल तक एम्पावर करें। बिल्कुल। देखिए, हाउस होल्ड में तो है ही है, लेकिन जहाँ विमेन का नेतृत्व, फिर वो मैं वहीं आती हूँ कि जो एक और पैमाना है जिस पर हम आके जाते हैं दुनिया की तमाम, उसमें एक वो होता है नेतृत्व का। वही जो आप कह रहे हैं कि घर परिवार से लेकर के और समाज से लेकर राज्यसभा, लोकसभा और विधायिकाओं में नेतृत्व का। अगर महिलाओं की एक इस तरह का परसेप्शन महिलाओं के प्रति बन रहा है कि महिलाओं में लीडरशिप पोटेंशियल है, महिलाएं आगे बढ़ के अपने आप वर्कफोर्स ज्वाइन करती हैं, वापस आके ज्वाइन कर रही हैं, चाहती हैं अपना बिजनेस बनाना, अगर इस तरह का है, तो ऐसे में महिलाओं के नेतृत्व विकास और उनकी क्षमता, चाहे वो परिवार के बजट को चलाने से लेकर के देश के बजट चलाने तक, अब तो देश की बजट चलाने के लिए तो हमारी मंत्री ही महिला है, तो ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता विकास के लिए एक बजट बना करके और उसके इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जिनमें महिलाओं की इस तरह की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। देखिए, अपने आप तो महिलाएं कर ही नहीं है, परिवार का बजट चलाता कौन है? महिलाएं तो चलाती है ना, वही तो सारा अपना खर्च प्लान करती हैं, बचत भी वो पुरुषों की देखरेख में ज्यादा चलाती हैं, उनकी अपनी शायद डिसीजन मेकिंग की वो नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है रंजना मैम, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा आप विश्लेषण जरूर करें। NFHS 5 का जो डेटा 2019 और 21 के बीच में आया है, जो करंटली जो मैरिड इंडियन वुमेन हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है कि हाउस होल्ड डिसीजंस में, और उसमें भी अपने हेल्थ केयर के बारे में, कि वो अपने हेल्थ केयर का डिसीजन ले पाएं या फिर कोई बड़ा हाउस होल्ड परचेज कर पाएं, वो 2015-16 में NFHS 4 के सर्वे में 84% था। लेकिन ये 2019-20 में मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा कम ही बढ़ा, इसको और बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ा है 88.7%। तो यानी कि अपना हेल्थ केयर वो खुद चुन सके, अपना कोई बड़ा हाउस होल्ड परचेज कर सके, ये थोड़ा सा बढ़ी है हमारे समाज में। तो आपको लग रहा है मैम सही दिशा में जा रहे हैं या इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन होना चाहिए था? देखिए, सही दिशा में हम जा रहे हैं और थोड़ा ज्यादा तेजी से परिवर्तन, वही बात है कि कहाँ हम खुश हैं। अब पूरा महिलाओं को पूरी भागीदारी मिले तब तो फिर कोई शिकायत ही नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में महिलाओं के जिस तरह का खर्चा होना चाहिए, भारत जैसे देश में अब बच्चा जन्मते समय महिलाओं की मृत्यु हो, ये उचित भी नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम एक विकसित देश के रूप में उभर गए हैं और आगे जा रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव राइट, मतलब जो पूरा बच्चा पैदा होने तक की पूरी स्वास्थ्य सुरक्षा है, जननी सुरक्षा जिसको करके हमारी स्कीम चलती है, उसमें भी बजट बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हर औरत को
कोशिश तो यही कि हर औरत को मिले, लेकिन हो नहीं पाया है अभी तक। और वही घर खरीदने में जो हाउस होल्ड का कह रहे हैं, अगर टैक्सेशन में थोड़ी सी कंसेशन औरतों को मिली, उसकी वजह से जो पढ़े दी जाए, तो उससे भी बहुत काफी कुछ फायदा औरतों को होगा। इसके रजिस्ट्री में वुमेन के लिए आपने स्पेशल प्रावधान किए छूट के, इसके बहुत रिजल्ट्स दिखे। अब कोई भी अगर अपना मकान ले रहा है कुछ, तो रजिस्ट्री जो वुमेन के लिए करवा रहा है। अब पता नहीं उसमें कितना ये भाव है कि भाई महिलाओं का हम स्वीकार कर रहे हैं कि भाई वो डिसीजन मेकिंग में आनी चाहिए, या फिर पैसा बचाना है, ये सोच है। ये एक चर्चा पैसा का बचाने के बहाने ही ये मानसिकता तो मिल रहा है ना। एब्सोल्युटली ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं उनके असर होते हैं। इसलिए सरकार को इन डिसीजंस पे आगे बढ़ना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए। और यहां पर बात यह भी नहीं है कि हम कोई दया भाव दिखा रहे हैं महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति। वो ऑलरेडी अपनी जर्नी खुद तय कर रही हैं और उन्होंने मजबूर किया है इस समाज को, इस सरकार को अपनी ओर ध्यान देने के लिए। लेकिन हाँ, जो मैं अभी रवीना से भी बात कर रहा था कि वो जो जर्नी तय करना चाहती हैं, जो वो करेंगी हर हाल में, वो जर्नी कितनी तेज हो पाए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसाइड करेंगी। वुमेन को जो उनका अधिकार है वो तो मिलकर रहेगा, वो खुद लेके रहेंगी। लेकिन इस जर्नी को स्पीड अप करने में थोड़ा सा महिला जो सरकार है वो भूमिका निभा सकते हैं, और महिला वित्त मंत्री होने के नाते इसीलिए हर बार ये आस रहती है। रवीना, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैं डिसीजंस अबाउट हेल्थ केयर में समझना चाह रहा था। आपका स्टार्टअप स्किन केयर से जुड़ा हुआ है। करेक्ट। जो रुझान महिलाओं का है, लड़कियों का है, जो जो मिलेनियल्स हैं, जेन जी तक हैं, जो स्किन को लेकर और जो इस तरह के पर्सनल हाइजीन को लेकर, पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर ये जो परिवर्तन आया है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये बढ़ रहा है? काफी बढ़ रहा है। मतलब अभी इतने सारे कंज्यूमर्स इतने लर्नेड हो गए हैं, सबको सब कुछ पता है, कब कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, पहले सब पता है। तो ये ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल रहा है, वो भी खुद बहुत पढ़ती हैं, खुद बहुत समझती हैं, लैपटॉप में पढ़ती हैं, गूगल करती रहती हैं। तो कंटिन्यूअस उनको भी आगे का समझना है। एंड ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको खुद की कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती हुई दिख रही है। जैसे वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करती है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको अपना हेयर का ख्याल रखना है, उनको अपने फेस का ख्याल रखना है, और ये अपने लिए कर रही है, किसी और के लिए नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल के जनरेशन में दिख रहा है कि मैं अपने लिए कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ, मैं अपने लिए ब्यूटीफुल होना चाहती हूँ। तो ये ऑफ कोर्स मतलब द अंडरस्टैंडिंग, द नॉलेज हैज इंक्रीज्ड एंड इट्स ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल फॉर एवरीवन, फॉर द एंटायर इकोनॉमी। एब्सोल्युटली। अगर वो कोई चीज परचेज कर रही है तो स्वाभाविक रूप से वो जो इकोनॉमिक साइकिल है उसमें वो अपना योगदान दे रही हैं, और अगर वो परचेज कर पाने की स्थिति में आ पा रही हैं तो ये हमें एक समाज का बदला हुआ स्वरूप दिख रहा है। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि एक पर्सन टू पर्सनैलिटी में तब्दील होने का जो उसका अपना डिसीजन है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा रंजना मैम से रहेगा। रंजना मैम, कहा जाता है कि अगर आप वुमेन के हाथ में थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो बचत हो जाएगी, और फिर जैसे कि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल में फिर वो बचत जो है, फिर वो जो परचेस पावर जिसको कहा जाता है वो आएगी, फिर इकोनॉमी की साइकिल और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया कि सिर्फ वो पति, पिता, बेटे इसकी ही बचत को जो है वो चीनी के डब्बे और आटे के डब्बे और चावल के डब्बे में रखें? अब वो खुद कमाए, खुद पैसा बचाए और खुद इकोनॉमी में अपना योगदान दे, इस पर ज्यादा तवज्जो हो बजट में? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ये अब नहीं है, अब चीनी के डब्बे में रखने वाली नौबत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ी भारी संख्या में महिलाओं का बैंक अकाउंट खोला गया है, और अब उनका जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होता है, और बहुत मॉडर्न तरीके से महिलाएं समझ रही हैं। अपने फोन से भी वो लोग तरह तरह के जो पेमेंट्स हैं और रिसीट्स हैं आए हैं स्वाभाविक रूप से। हाँ, सारी सब्जी वाली हैं वो, तो इसलिए ये नहीं कि अब उतना जरूरत नहीं, लेकिन जरूरी जो इस समय है वो ये कि महिलाओं की आर्थिक, अगर उनकी आर्थिक की बढ़त होती है, ये कहा जाता है कि विमेन मेक बेस्ट इकोनॉमिक सेंस, क्योंकि वो अगर उधार भी लेती हैं तो पूरा पैसा लौटाती हैं, देखा गया है। तो अगर हम उनकी आर्थिकी को सुधार दे बजट के में ऐसे प्रावधान बना करके, जिससे कि महिला की अपनी इनकम और अपनी बचत, उसकी अगर वो एक श्रृंखला बन जाती है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जाने चाहिए। बहुत दिन से उसमें भी बहुत पैसा बढ़ा नहीं है, तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर एक महिला परक बजट हमें दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ महिला का बल्कि उसके परिवार का विकास होगा। परिवार के साथ अगर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी।
एब्सोल्युटली। और बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि डेवलपमेंट हो, जो भी सोसाइटल डेवलपमेंट हो, वो वुमेन लेड डेवलपमेंट अगर होगा तो फिर ये पूरी की पूरी धरती का पूरा जो हमारा पूरी धरती का जो इकोसिस्टम है, चाहे वो सामाजिक है चाहे वो आर्थिक है, उसमें एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा। इस बार वुमेन लेड बजट तो हम देख ही रहे हैं विगत कई वर्षों से। अब वो बजट ऐसा हो कि वुमेन लेड डेवलपमेंट भी हो पाए ओवरऑल। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। रवीना, आप भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाल कर आई, थैंक यू सो मच। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। जी बिजनेस यानी सीरियस जर्नलिज्म। जी बिजनेस ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों एक्सपायर्ड गिफ्ट पैक्स बेचे जा रहे हैं। जी बिजनेस यानी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। नए नए मुद्दों को उठाते हैं और जो हमारे उपभोक्ताओं के हित में हैं उन्हें सामने लेकर के आते हैं, तो मैं जी बिजनेस को बधाई देना चाहती हूँ अपनी ओर से। जी बिजनेस यानी शोर नहीं, सिर्फ जरूरी मुद्दों पर जोर। सरकार ने उसके लिए भी उन सभी प्लेयर्स को कहा है कि छोटे छोटे जो टैक्स हैं उनके लिए रेगुलेटर को एक नया गाइडलाइन फ्रेमवर्क करने की जरूरत है। जी बिजनेस, हमेशा काम की बात, हमेशा जनता के साथ। जी हाँ, तो जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जी बिजनेस ने लगातार बताया था कि किस तरह गिफ्ट हैम्पर्स के नाम पर स्कैम किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि कैसे नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट हैम्पर्स त्योहारों में जो त्योहारों का टाइम आता है उस समय धड़ल्ले से बिक रहे हैं, बेचे जाते हैं। और अब सरकार ने इस मोर्चे पर सख्त कदम उठा लिए हैं। पहले सरकार ने हमारी खबर का संज्ञान लिया, लगातार फॉलोअप हम भी लेते रहे, और अब सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। सरकार ने जी बिजनेस की खबर का संज्ञान लेते हुए गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। एडवाइजरी के मुताबिक गिफ्ट पैक के भीतर मौजूद प्रोडक्ट की हर एक डिटेल रैपर पर देना जरूरी होगा। पैकेट के बाहर मैन्युफैक्चरर, पैकर, इंपोर्टर की जानकारी देनी होगी। कंट्री ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा। प्रोडक्ट का वो नाम लिखना होगा जो आम लोगों के बीच ज्यादा प्रचलित है। पैकेट में अगर एक से ज्यादा उत्पाद हैं तो सभी प्रोडक्ट का सिंगल प्राइस भी देना होगा। गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर ये नए आदेश 1 फरवरी से लागू होंगे। इससे पहले जी बिजनेस के सवालों को लेकर केंद्र सरकार ने स्टेक होल्डर्स से जवाब मांगा था। 3 नवंबर को जी बिजनेस ने बासी उपहारों को लेकर, यानी कि जो नियर टू एक्सपायरी आप कह सकते हैं, जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं उनको लेकर सवाल उठाए थे। इन्हीं सवालों पर 16 नवंबर को सरकार ने स्टेक होल्डर से जवाब मांगा और अब सरकार ने इस पर एडवाइजरी ही जारी कर दी है। आपको बताएं कि गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी। आरोप ये थे कि कई दुकानदार एक्सपायरी के करीब पहुंचे प्रोडक्ट बेच देते हैं, हैम्पर्स बनाकर उनके भीतर उनको रख देते हैं, और जब वो गिफ्ट के रूप में जाते हैं तो कोई ध्यान भी नहीं देता। अक्सर गिफ्ट पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता कि वो एक्सपायर्ड है, नहीं है, नियर टू एक्सपायरी है या उसकी एक्सपायरी डेट, इस पर ध्यान नहीं जाता। और लोग क्योंकि सही वाइब्रेशंस के साथ दिए जाते हैं, शुभ कामनाओं के साथ दिए जाते हैं, तो लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये ठीक ही प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी का फायदा जो है जो इस तरह के कारोबार में लिप्त लोग हैं वो उठाते हैं, और यहीं पर चोट की है सरकार ने और जी बिजनेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। हैम्पर्स के भीतर खराब प्रोडक्ट की शिकायतें लगातार सरकार को भी मिल रही थी और सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम अब उठाए हैं। अक्सर ग्राहकों को प्रोडक्ट खराब होने का पता भी नहीं चलता, जैसे हम आप बता रहे हैं, क्योंकि हैम्पर्स के बाहर प्रोडक्ट की डिटेल्स भी नहीं होती और एक्सपायरी को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं दी जाती थी। तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। और जी बिजनेस की इस मुहिम का खुद उपभोक्ता मामलों की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने तारीफ की है जी बिजनेस की भूमिका जो हमने निभाई है इस पूरे मुद्दे पर। तो मैं ये कहूँगी कि जी बिजनेस ग्राहकों के लिए, उनको जगाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। नए नए मुद्दों को उठाते हैं और जो हमारे उपभोक्ताओं के हित में हैं उन्हें सामने लेकर के आते हैं। तो मैं जी बिजनेस को बधाई देना चाहती हूँ अपनी ओर से। और आपके द्वारा एक ये मुद्दा लाया गया कि गिफ्ट हैम्पर में बहुत सारी जो असॉर्टेड आइटम्स होते हैं, कई बार वो या तो बहुत एक्सपायरी डेट के नज़दीक के होते हैं या वो एक्सपायर्ड होते हैं। तो ये एक मामला था जिसमें कि उपभोक्ता वास्तव में
इसकी जांच नहीं कर पाता, जो व्यक्ति खरीद रहा है वो जांच नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने इस पर भी एक आदेश निकाला है सभी इंडस्ट्री के लिए। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा सर। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, ये इस तरह की उपभोक्ता की मानसिकता को एक तो ये पकड़ लेते हैं, इस तरह के ठग जो होते हैं, हम तो ठग ही कहेंगे उनको पता है कि जब गिफ्ट आ रहा है तो वो ज्यादा, क्योंकि शुभकामनाओं के साथ आया हुआ है, गिफ्ट देखने का एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, तो बाहर जो कवर होता है उस पर तो कुछ लिखा होता नहीं है, तो वो अंदर जो है वो चीजों में ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं जो नियर टू एक्सपायरी होती हैं, कई बार एक्सपायर्ड होती हैं। तो एक तरह से वो ह्यूमन साइकी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही जगह चोट की है। हमने तो मुद्दा उठाया था, लेकिन अब सरकार ने भी ये गाइडलाइंस जारी की हैं। आपका रिएक्शन सर इस पे? देखिए, मेरा रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है कि एडवाइजरी तो केवल एक मतलब एक गाइडलाइन जैसा हुआ, लेकिन इसमें कोई कानूनी रूप नहीं आ रहा है। मतलब हमारा कहना है, यदि आप एडवाइजरी दे रहे हैं और उसका उल्लंघन हो रहा मार्केट प्लेस में, तो कंज्यूमर क्या करेगा उसके बाद? ये जो मतलब समस्या है आज के दिन में, उसी कंज्यूमर हर चीज को लेकर हमारे जुडिशियल सिस्टम का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। कंज्यूमर के पास ना कैपेसिटी है, ना क्षमता है कि वो जाकर हेल्पलाइन में शिकायत करें, क्योंकि उसको तो उस समय खरीदना है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो खरीद लेने के बाद उनका कोई इजी रिफंड और एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है। तो एडवाइजरी के साथ साथ एक इजी एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि तुरंत उसी जगह पे उनको समाधान मिल जाए। यदि कोई ठगने का कोशिश कर रहा है, यदि कोई ठग कर निकल जा रहे हैं, तब इस ढंग के एडवाइजरी से फायदा क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमको ये समझना होगा कि कब सरकार एक कानून लाएगा जिसमें इजी रिफंड, इजी एक्सचेंज का एक दंड हो, जिसपे यदि कोई उल्लंघन हो उसमें दंड हो। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर कि इस पे कानूनन रूप में एक आना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस दिशा में इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कम से कम एक डिटरेंस तो होगा कि आप अनाप शनाप कुछ भी नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं, नहीं होगा। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि डिटरेंस इन द सेंस के अब आपको मालूम है कि सरकार की गाइडलाइंस हैं, अब आपको मालूम है कि सरकार ने कहा हुआ है कि आपको गिफ्ट हैम्पर पर अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबका कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना है, आपका सबका उसमें एक्सपायरी डेट बताना है। तो कुछ तो वो तो आज भी है, जब कानूनी रूप से, जब तक मेट्रोलॉजी में ये मैंडेटरी है, लॉ है, कानून है। पर गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर था क्या सर, बिजॉन सर? हाँ, सॉरी, फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कि गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर क्या अलग से कानून था? बिल्कुल, हमारा कहने का मतलब है हर पैकेज कमोडिटी का एक लीगल मेट्रोलॉजी की तरह एक कानून ऑलरेडी है, जहां पर आपको एक्सपायरी डेट लिखना है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखना है। नहीं सर, वो पैकेज में, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर है सर, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को मिलाकर आपने बाहर से एक रंग बिरंगा चिल्ला लगा दिया, उस पर प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखने का कोई प्रावधान अब तक था नहीं शायद। नहीं, प्रावधान अभी जो एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी को एक कानूनी रूप पे एक कोई लॉ के तहत लाना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है कि यदि वो कोई रैपर लगा रहा है, गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं, तो वो गिफ्ट हैम्पर के साथ साथ एक टैग होनी चाहिए कि गिफ्ट हैम्पर इन गाइडलाइंस में यही है, प्रोडक्ट्स है, उसका एक्सपायरी कब है। सिद्धांततः आप सही कह रहे हैं सर, सिद्धांततः आप किसी पुराने प्रोडक्ट के ऊपर कोई नया चिल्ला लगा के उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं ढक सकते, आप उसकी एक्सपायरी नहीं ढक सकते, आप उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं ढक सकते। तो ये सिद्धांत तो पहले था, और अगर इसको कोर्ट में चुनौती दी जाए तो वो औंधे मुंह गिरेंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम एक अमली जामा, एक दिशा देने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गाइडलाइंस कुछ मामलों में भयादोहन का, डिटरेंस का काम करेंगी, लेकिन इसके लिए कानून अब आना अवश्यंभावी है। बिल्कुल, मेरा केवल कहना एक सिंपल है कि यदि हमको कोई ठग रहा है, उसी समय उसी जगह पे हमको या तो रिफंड मिले या तो एक्सचेंज करें वो सही प्रोडक्ट के साथ।
हम चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो दिया हुआ है उसी डेट पे हमको सामान मिले। ये नहीं कि एक्सपायरी डेट के 1 हफ्ता पहले हमको मिले। अब अक्सर देखा जाता है स्टिकर भी डालते हैं वो लोग, बहुत कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन हम ऑन द स्पॉट हमको ना रिफंड मिलता है ना हमको एक्सचेंज मिलता है जिस ढंग से हमको चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एडवाइजरी में कोई लीगल रूप नहीं है, वो केवल एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स तो बिल्कुल ये सारे एडवाइजरीज नहीं, लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसमें अब गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा, इसमें कानून भी आना चाहिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब चिट्ठी गई होगी सरकार की ओर से कि भाई आप बताइए कि आप कब से ऐसा कर रहे हैं और आपके पास मैकेनिज्म क्या है, तो कम से कम लोगों को पता चला होगा कि कम से कम हमारे ऊपर कोई नजर है। और दूसरा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि साइकी क्या होती है कि आपने हमें गिफ्ट दिया, अब उस गिफ्ट के अंदर एक्सपायरी कुछ सामान है, तो मैं तो जिसने मुझे गिफ्ट भेजा है, अब मैं बड़ा, ये आमतौर पर ये माना जाता है कि डिसरिस्पेक्टफुल है कि उसके गिफ्ट पर सवाल उठाना। तो यही साइकी का जो है ये फायदा उठाते थे कि माना अगर गिफ्ट जो है वो अंडर क्वालिटी है भी या नियर टू एक्सपायरी है भी, तो जो गिफ्ट लेने वाला है वो शिकायत नहीं उठाएगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम डिसरिस्पेक्टफुल ना समझे किसी के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी उन दर्शकों से जो लोग हमारा ये शो देख रहे हैं, गुजारिश है, आपके घर में कोई गिफ्ट आए, खास तौर से वो खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ है, आपके इंपॉर्टेंट रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल होने से जुड़ा हुआ है, तो आप जरूर अपने गिफ्ट हैम्पर को चेक कीजिए। और देखिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं होगा कि आपने गिफ्ट देने वाले से पूछ लिया कि आपने कहां से लिया, क्योंकि आपको शिकायत करनी है, क्योंकि पहला जो गिफ्ट देने वाला है वो ठगा गया है और दूसरा आप इसके अंतिम कंज्यूमर हैं, तो आपके साथ भी नाइंसाफी है। तो इसलिए थोड़ा सा जागरूक होइए, इस तरह के जो स्कैम्स हैं उनके बारे में जानकारी रखिए। सरकार, जैसा कि सर बता रहे हैं कि गाइडलाइन जरूर लेकर आई हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इसमें अब एक कदम आगे बढ़कर एक सख्त कानून लेकर आए, तब जाके बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया बेजोन सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। क्या ऑनलाइन खाना सेहत के लिए खराब हो सकता है? क्या यह फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केरल में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से डिलीवर हुए खाने के बाद एक लड़की को फूड पॉइजनिंग हुई और इस कथित रूप से इसी फूड पॉइजनिंग की वजह से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन ये तब से सवाल उठ रहे हैं कि अब जिम्मेदारी किसकी तय हो। ऐसा नहीं है कि सभी ऑनलाइन फूड कंपनियां या एग्रीगेटर्स खराब होते हैं, लापरवाह होते हैं, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स कभी किसी का किचन चेक करते हैं या नहीं, हाइजीन जो कंडीशंस हैं वो उनको चेक करते हैं या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ा संदेह है। ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतने की जरूरत है और क्या होना चाहिए, देखिए रिपोर्ट में। तेजी से बदलती लाइफस्टाइल ने हमारे रहने, खाने पीने के तौर तरीकों को भी बदल कर रख दिया है। भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास वक्त की कमी है। ऐसे में ऑनलाइन फूड अब फैशन नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बन चुकी है। लेकिन केरल की एक घटना ने ऑनलाइन फूड को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल एक लड़की को स्विगी से खाना मंगाना महंगा पड़ा। खाने की क्वालिटी खराब होने के चलते लड़की फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में ऑनलाइन फूड विश्वसनीय रेस्तरां से ही मंगवाएं और उसकी क्वालिटी की जांच जरूर कर लें कि कहीं खाना महक तो नहीं रहा या फिर पैकिंग को साफ सफाई के साथ किया गया है या नहीं। अगर ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं तो सस्ते के बजाय हेल्दी और क्वालिटी फूड पर जोर देना चाहिए। वहीं बारिश के मौसम के अलावा गर्मी के सीजन में भी बाहरी खाने से परहेज करना चाहिए। इस दौरान फूड पॉइजनिंग का खतरा ज्यादा रहता है। दरअसल शहरी इलाकों के खासकर पति पत्नी दोनों के नौकरी पेशा होने के चलते हाल के साल में ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का कारोबार तेजी से फला फूला है। लेकिन स्वाद के चक्कर में लोग क्वालिटी भूल जाते हैं और ये लापरवाही फूड पॉइजनिंग की वजह बनती है। फिलहाल तो ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री सालाना 30% की दर से ग्रोथ कर रही है और इसका सालाना कारोबार 400 अरब रुपए को पार कर गया है। ऐसे में ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म और रेस्तरां एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्वालिटी फूड को लेकर गंभीरता दिखाएं। पहले फूड पॉइजनिंग के लक्षणों को समझते हैं। अगर खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगे, डायरिया, उल्टी या मितली आने की शिकायत हो तो इसे हल्के में ना लें। कई बार बुखार और डिहाइड्रेशन के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। जानकारों की माने तो फूड पॉइजनिंग कई बार इतनी घातक हो जाती है कि पेट में अल्सर की भी वजह बन सकती है।
ऐसे में फूड पॉइजनिंग की थोड़ी भी आशंका होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि मामूली सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो डॉक्टरी सलाह के साथ साथ कुछ एहतियातों को भी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर फूड पॉइजनिंग के शिकार व्यक्ति को आराम करना चाहिए, पानी का खूब सेवन करना चाहिए, खाने में हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, केला, दलिया लेना चाहिए और अगर लूज मोशन हो रहा है तो ORS का घोल पीते रहना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छा तो यही है कि सीधे डॉक्टर को संपर्क करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आपकी सेहत को बीमार होने से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। BIS ने सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का दुरुपयोग का बड़ा मामला पकड़ा है। BIS की छापेमारी के दौरान नकली हॉलमार्किंग का खुलासा हुआ है। BIS ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में छापे मारे हैं और इसमें मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर में छापेमारी हुई है। इस छापेमारी के दौरान मुंबई के झवेरी बाजार से 1.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की गई है। क्या ये पूरा मामला, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे। देखिए, हॉलमार्किंग की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि लोगों को ये पता रहे कि वो जो सोना खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है और वो इंश्योर्ड रहे, इस बात से आश्वस्त रहे कि जो सोना उन्होंने खरीदा है उसकी क्वालिटी अच्छी है और इसके लिए कई बार उनसे ज़्यादा दाम भी लिए जाते हैं। अब जो प्रैक्टिस देखी गई उसमें ये देखा गया कि जो सोना वो खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क नकली है, यानी कि कम सोने पर भी ज़्यादा सोने का हॉलमार्क लगा के बेचा जा रहा है। कई बार जो सोने के गहने नहीं हैं उन पर भी ये बोलकर हॉलमार्क लगाया जा रहा था कि वो सोने के हैं। इसके अलावा नकली तरीके यानी कि पूरी प्रक्रिया को बाईपास करते हुए सिर्फ उन पे चिपकाया जा रहा था कि हॉलमार्क गहने हैं। तो इस तरह के जो इनपुट मिले थे BIS को, उसको ध्यान में रखते हुए और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को आधार बनाकर 10 दिन की पूरी प्लानिंग के साथ मुंबई समेत महाराष्ट्र के 6 ऐसी जगहों पे जहां के सोने के बड़े बाजार हैं वहां पर BIS ने छापेमारी की थी और छापेमारी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का, लगभग 2.25 किलो ज्वेलरी जो है वहां से जब्त भी किया है। और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो छापेमारी है ये और बढ़ेगी, क्योंकि जो इनपुट सरकार के पास मिले हैं उसके अनुसार देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर कि इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह की जो चोरी है वो चल रही है और ये ग्राहक के हित में नहीं है कि वो ज्यादा पैसे भी दे और जो उसको सामान मिले वो भी नकली मिले। इसको सुनिश्चित करने के लिए BIS ने देश भर में इस तरह के जो मुहिम है ये चलाने की जो है एक पूरी प्लानिंग की है। ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए लॉकर एग्रीमेंट पर राहत वाली खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब इसकी मियाद बढ़ा दी है। बैंकों में लॉकर के लिए नया एग्रीमेंट कराने के लिए काफी दिक्कतें ग्राहकों को आ रही थी और इसके बाद रिजर्व बैंक ने इसकी मियाद बढ़ाने का फैसला किया है और अब बैंकों के पास 31 दिसंबर तक ग्राहकों के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट करने का वक्त होगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने इसके लिए चरण तय कर दिए हैं। बैंकों को 30 जून तक अपने कम से कम 50% ग्राहकों के साथ नया एग्रीमेंट करना होगा, जबकि 30 सितंबर तक 75% के साथ एग्रीमेंट करना जरूरी होगा। 31 दिसंबर 2023 तक सभी ग्राहकों के साथ ये एग्रीमेंट कर लेना होगा। कई इलाकों में स्टैम्प पेपर न मिलने से ग्राहक एग्रीमेंट का रिन्यूअल या नया एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे थे। कई मामलों में बैंक खुद ही अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं दे पाए थे। कई मामलों में बैंकों ने नया एग्रीमेंट न होने से लॉकर फ्रीज करने की भी बात कही थी, लेकिन अब सभी को राहत मिल जाएगी। मुंबई के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वालों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार ने राज्य के अस्पतालों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने की तैयारी कर ली है। इससे मरीजों को अस्पताल के बाहर दवाई खरीदने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। मुंबई में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा। केंद्र सरकार जल्दी अस्पताल के अंदर ही मेडिकल स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है। इन मेडिकल स्टोर्स में सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं बेची जाएंगी। स्थानीय निकायों की तरफ से संचालित अस्पतालों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने की योजना है। जेनेरिक मेडिकल स्टोर में मरीजों को सस्ती दरों पर दवाएं मिलेंगी। ये मेडिकल स्टोर 24/7 खुले रहेंगे। इन मेडिकल स्टोर्स में दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। मुंबई में BMC की तरफ से चलाए जाने वाले और कई रेफरेंस अस्पतालों में ये मेडिकल केंद्र खोले जाएंगे। आमतौर पर ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं के बीच में 70% का अंतर हो सकता है। दरअसल मुंबई के सरकारी अस्पतालों में हजारों लोग इलाज के लिए अलग अलग जगहों से आते रहते हैं। इन अस्पतालों में कई बार अलग अलग बीमारियों की दवाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। अस्पताल में ही मेडिकल स्टोर खुल जाने के बाद मरीजों के परिजनों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, जिसका सीधा असर इलाज के खर्चों पर दिखाई देगा। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक मॉडल का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान द्वीपों के नामकरण पर पीएम ने कहा कि पहले इन द्वीपों पर गुलामी की छाप थी। जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास सबमरीन यानी कि पनडुब्बी आईएनएस वागीर को आज शामिल किया गया है। जैसे जैसे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अब इसकी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य अखंड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। आईएनएस वागीर कलावरी क्लास की 5वीं सबमरीन है। परियोजना 75 के तहत पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017, दूसरी सबमरीन आईएनएस खांडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को मार्च 2021 में और चौथी आईएनएस वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। आज आईएनएस वागीर भी हिंद महासागर की शान बन गई है और छठी और आखिरी सबमरीन वागशीर को 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आज कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। दिल्ली का कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, साहस की गाथा पूरी दुनिया को सुनाने के लिए कर्तव्य पथ सज गया है। राजधानी की प्रचंड ठंड में कर्तव्य पथ पर रिहर्सल का दौर अंतिम पड़ाव में है। इंतजार अब 2 दिनों का ही है जब दुनिया हिंदुस्तान कदम देखेगी कर्तव्य पथ पर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से खूबसूरती लौट आई है। पिछले कई दिनों से सूना पड़ा औली भी अब सैलानियों से गुलजार हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करके चिंताएं थोड़ी सी बढ़ा दी हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पहाड़ों पर व्हाइट कर्फ्यू। कुदरत ने किया औली का सफेद श्रृंगार। जोशीमठ में खौफ, औली में मौज। बर्फ के पहाड़, बर्फ के पेड़ और बर्फ की सड़कें। जहां तक नजरें दौड़ाइए सिर्फ बर्फ ही बर्फ, मानो कुदरत ने औली का सफेद श्रृंगार कर दिया हो। ऐसी खूबसूरत तस्वीरें तो सिर्फ पहाड़ों पर ही देखने को मिल सकती हैं। संकट में घिरे जोशीमठ से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद औली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पिछले कई दिनों से सैलानियों की कमी से जूझ रहा औली अब सैलानियों से गुलजार है। इधर भारी बर्फबारी के बाद औली की खूबसूरती में 4 चांद लगा। उधर सैलानियों ने जैसे सब कुछ भूलकर औली का रुख कर दिया। सड़कें मोटी बर्फ से बिछी पड़ी हैं, लिहाजा गाड़ियों से पहुंचना मुश्किल हो रहा है। जो गाड़ी पहले से पहुंची है वो बर्फ की मोटी चादरों में समा चुकी है। पहले से पहुंचे सैलानी भी जहां के तहां फंसे पड़े हैं। हालांकि कुछ सैलानी अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। बर्फबारी का ये दौर अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई इलाकों में बारिश तो कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में 23 जनवरी से बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, जो कि 27 जनवरी तक चलेगा। पुष्कर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने कहर मचाया हुआ है। कई इलाकों में तापमान -10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। कई इलाकों में हो रहे एवलांच ने भी लोगों को खतरे में डाल दिया है। माइनस में तापमान, 3 दिन तूफान।
एवलांच का कहर, बर्फ में समाये शहर, घाटी हुई फ्रीज, जम गया सब कुछ। कश्मीर घाटी में तो जैसे बर्फबारी ने कहर मचा रखा हो। सफेद बर्फ की मोटी चादरों से शहर के शहर ढक चुके हैं। ऐसा लगता है कि बर्फ के आगे पहाड़ों और पेड़ों की कोई हैसियत ही नहीं। इंसान बेबस है, लेकिन ये भी सच है कि बर्फबारी की वजह से घाटी की वादियों की खूबसूरती का कोई भी तोड़ नहीं है। सैलानियों के लिए मशहूर बडगाम की हालत भी खराब है। रात का तापमान -8.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। घरों से लेकर सड़कों तक बर्फ का साम्राज्य है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यातायात ठप हो चुका है। बर्फ को हटाने के लिए बीआरओ रात दिन काम में जुटा है ताकि ट्रैफिक को फिर से शुरू किया जा सके। गुरेज घाटी की एवलांच की भयानक तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये एवलांच बांदीपुरा के गुरेज घाटी की तुलैल तहसील में हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ की चोटियों पर जमी बर्फ का बड़ा हिस्सा तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सफेद बादलों ने जमीन पर धावा बोल दिया हो। एवलांच के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। बर्फबारी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक भारी बर्फबारी हो सकती है। साथ ही बारिश का भी अनुमान जताया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान 8 जिलों में एवलांच की आशंका जताई है। डोंडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों में बर्फबारी के साथ साथ एवलांच का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।